होगा कि यहाँ पर रहना दुर्भर हो गया है। यहाँ पर माफियाओं का कब्जा है। एक हर्रावाला में जगह है, वहाँ पर मंदिर है। मंदिर पिछले 3 महीने से आज तक वो मंदिर बंद है। हम गए थे, हम खुलवा के आए थे। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय जी, और इस बात को मैं मानता भी हूँ। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा उस मोहल्ले में, हर्रावाले के मोहल्ले में जमीनों पर कब्जा किया जाता है। अगर कब्जे का कोई विरोध करता है तो उनके खिलाफ ST ST एक्ट के मुकदमे लगवाए जाते हैं। हम जहां पहुंचे हैं, हिंदू रक्षा दल के ऑफिस में पहुंचे हैं। यहीं पर एक मामला संज्ञान में आया है। इसका खुलासा करने के लिए हम आए हैं और बात करते हैं ललित शर्मा जी से। क्या ये पूरा मामला है, क्यों ऐसा हुआ है, किन लोगों ने ये किया है और क्या इसमें मामले में पुलिस काम कर रही है, उस पर भी बात करेंगे। ललित शर्मा जी, जो जमीन का जो मामला आया है, क्या मामला है, आप थोड़ा पूरा बताइए, क्या मामला है ये? मामला ये है, आज से लगभग 2-3 महीने पहले हमें एक न्यूज़ मिली। आप लोगों ने सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि यहाँ पर रहना दुर्भर हो गया है। यहाँ पर माफियाओं का कब्जा है। एक हर्रावाला में जगह है, वहाँ पर मंदिर है। मंदिर पिछले 3 महीने से आज तक वो मंदिर बंद है। हम गए थे, हम खुलवा के आए थे। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय जी और CO उसकी जाँच कर रही थी पल्लवी त्यागी जी, और जो भी वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी थे। हम वहाँ मौके पर पहुँचे थे। एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों पर, देखिए, हम देवभूमि उत्तराखंड में, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने बताया, देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं। और ये देवभूमि के जो सृष्टिकर्ता, मैं बोलूँगा सृष्टिकर्ता, गढ़वाली लोग हैं, जिन लोगों ने देवभूमि बसाई है। और बहुत ही, मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत ही मतलब एक अच्छी छवि के लोग गढ़वाली लोग होते हैं, ये मैं जानता हूँ और इस बात को मैं मानता भी हूँ। अब होता क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा उस मोहल्ले में, हर्रावाले के मोहल्ले में जमीनों पर कब्जा किया जाता है। अगर कब्जे का कोई विरोध करता है तो उनके खिलाफ ST ST एक्ट के मुकदमे लगवाए जाते हैं, जिसमें कि पुलिस जांच करती है, ST ST एक्ट के मुकदमों से उनको बाहर करती है। उसके बाद एक प्रारूप शुरू होता है। किसी कारणवश उसी व्यक्ति की बेटी का देहांत हो जाता है। जो तथ्य अभी पुलिस के सामने नहीं आए हैं, उन तथ्यों को पूर्णतः पुलिस के सामने पेश करने के बजाय कुछ लोगों ने थाने में जाकर थाने का घेराव किया और उन व्यक्तियों के खिलाफ, वीरेंद्र रावत जी और उनके जो सहयोगी है, पिछले 1 साल से हिंदू रक्षा दल के लिए, गौ सेवा के लिए बहुत कार्य करते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं और एक नेक दिल इंसान है। पिछला कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मैं पुलिस प्रशासन से और कानून से और साथ साथ उन लोगों से जो किसी भी दल में हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, किसी को भी फंसाने से पहले तथ्यों पर बात करें। अगर हम किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे लिए सभी व्यक्ति बराबर है। पहले कानून की किताबों में झांके हम। मैं उस बेटी से, उस बहन से पूरी सहानुभूति रखता हूं। अगर इस मामले में वीरेंद्र रावत जी का या उनके सहयोगी का कोई भी हाथ मिलता है या उनके विरुद्ध कोई एविडेंस मिलते हैं तो हम उस बहन के साथ खड़े होंगे, मगर उसको प्रोपगंडा ना बनाया जाए। और प्रोपगंडे के साथ साथ उन लोगों को, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ की उनकी पैतृक भूमि है, जन्मभूमि है, देवभूमि है, उनको उससे वंचित करने का प्रयास ना करे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति बहुत जगह होती है, मगर कुछ जगह हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो बताया जा रहा है, ये कौन लोग हैं और कहाँ से लोग यहाँ पर आकर कब्जा कर रहे हैं, कौन लोग हैं? देखिए, ये लोग, मैं आपको बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट हो गया 2013 के झगड़े के बाद। कुछ दूसरे लोग और कुछ यहीं, कुछ यूपी से, कुछ बाहर से, एक तरह से 2012 या 2013 के बाद एक बाढ़ आई है यहाँ पर लोगों के आने की। तो बाढ़ जब आती है कहीं पे तो वो सब कुछ बहा के ले जाती है। आपको सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो उस बाढ़ की आड़ में जो लोग यहाँ पर पहले से अपने घर बनाए बैठे थे, अपनी प्रॉपर्टियां गांव से बेच के, पढ़कर लिखकर जो कमाई थी, ये सभी को मालूम है कि उन लोगों पर भूमाफियाओं की नज़र है। अब नज़र होने के साथ साथ उन प्रॉपर्टी को कब्जा कैसा किया जाए, ये भी उनके दिमाग में रखते हैं। मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ, मुझे आज का मतलब कि इन लोगों का इतिहास, मैं वीरेंद्र रावत जी को टारगेट ना करके मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ। आप मुझे एक इतिहास बताइए जिसमें गढ़वाली लोगों ने किसी का नुकसान किया हो जानबूझकर। भली भांति सब जानते हैं, अनजाने में हो जाता है। एक ये लोग वो लोग हैं जिनको मैं ये बोल सकता हूँ कि सच्चे, ईमानदार और नेक दिल इंसान होते हैं। ये मैं किसी लालच में या किसी प्रलोभन में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग अपनी भूमि पर दूसरे लोगों को बसाकर उनके साथ रहने का कार्य करते हैं, और जो बाहर से लोग, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं, हम भी उसी पृष्ठभूमि से बोलते हैं, उन लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए हम उन पर मुकदमे लगवाते हैं। पुलिस प्रशासन के सामने
उनको झुकाने की कोशिश करते हैं, उनकी छवि गंदी करते हैं। और छवि गंदी करने के साथ साथ मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस बेटी पर, उस बाप पर, या उसके मतलब कि उसकी उस फैमिली पर जो एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना पढ़ाई में लगा देता है और बाद में वो जाकर ऐसे ऐसे मुकदमे झेलता है जिन मुकदमों का जो मुकदमे उनके लायक थे ही नहीं। क्या फायदा है? मैं आपसे ये पुलिस प्रशासन से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि कभी भी मुकदमे लगाने से पहले जिस तरह का व्यक्ति हो, जो उसका प्रारूप हो, जो उसकी हिस्ट्री हो, उसके आधार पर मुकदमे लगाए, उसके आधार पर जांच की जाए। क्योंकि जो व्यक्ति सामने है उसकी पूरी पृष्ठभूमि की जांच की जाए, तब उस पर मुकदमे लगाया जाए। और मुकदमे लगाने से पहले एक बार पुलिस को मेरे हिसाब से पूरे तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही पुलिस मुकदमे लगाए। तो ये समझना पड़ेगा देहरादून वासियों को कि इस तरह से अपने लोगों को ना फंसाया जाए। अगर वाकई में ही वो गुनहगार हो तो अलग बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब कोई गुनहगार ना हो तो उसकी जांच ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। आप कुछ और कहना चाहते हैं सर कि जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है और ज़मीन का जो मामला है वो अलग है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, माफियाओं का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर मुकदमे होने चाहिए? देखिए, मैं आपको इस बात में एक बात जोड़ देना चाहूँगा, जब भी आप किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो कुछ मतलब कि जिनको मैं बोलूँ कि अशरारती तत्व वो निकल के खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, आपके विरुद्ध में, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, जो आपको बेवजह किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आप सबसे एक बात सीधा बोल देना चाहता हूँ कि बहन मेरी हो या किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, मेरी भी हो, सामने वाले पर मुकदमे लगाने से पहले 4 बार सोचिए कि आप उस पर क्या मुकदमा लगाने जा रहे हैं। उसके जीवन पर, मैं एक व्यक्ति के पूरे जीवन की बात बताता हूँ, अगर आप उस पर वो लांछन लगाते हो जिसके लिए वो हकदार नहीं है, जो कार्य उसने नहीं किया, आपने लगा दिया, कोर्ट उसको बरी कर देता है। मगर जो मीडिया की हेडलाइंस है, जो फेसबुक की हेडलाइंस है, वो उसका कैरियर बर्बाद कर देती है। उसको मैं बोलता हूँ, उसको मानसिक रूप से उत्पीड़न होता है। उस व्यक्ति का मानसिक रूप के उत्पीड़न के साथ साथ जो सबसे बड़ा उत्पीड़न होता है वो उसके परिवार के बीच में होता है, क्योंकि कितने लोगों को उसको जवाब देना पड़ेगा। एक बार को पुलिस एविडेंस उनके अगेंस्ट नहीं भी मिलते और कोर्ट से वो बरी भी हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या अपनी जो खराब छवि हुई है उसको वापस ला पाएगा? मैं मीडिया के जरिए भी ये बात पूछना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखने से पहले या कोई भी कवरेज चलाने से पहले मीडिया का भी एक इस देश में दूसरा स्थान है, जैसे पुलिस का है, दूसरा स्थान मीडिया का है। तो मैं मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अगर हम उसके आचरण पर जा रहे हैं तो पहले पूरे तथ्यों की जांच कर ले, उसी के बाद सामने वाले को उस तरह से देखा जाए, उसको एकदम से क्रिमिनल ना बना दिया जाए, एकदम से उसको मतलब कि घोषित ना कर, अपराधी घोषित ना किया जाए। मेरा मानना यही है। उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। अगर इस मामले में एविडेंस सामने वाली पार्टी हमारी जिस पक्ष में आज मैं बोल रहा हूँ खड़ा है, अगर वो सामने वाली पार्टी दोषी पाई जाती है तो मैं उस पार्टी के खिलाफ खुद खड़ा होकर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, FIR दर्ज कराऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें पूरा संपूर्ण सहयोग करूंगा।